सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता ही है कि सीटेट की परीक्षा अब लगभग समाप्त होने वाली है। ये जनवरी फरवरी तक चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो लगातार आप लोगों के सामने सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र की वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ दोस्तों। और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कि रिपीट हो रहे हैं और जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के आधार पर मैं ये नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन देख लेंगे तो परीक्षा से पूर्व आप लोगों को एक बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा और एक तैयारी का ये मिलेगा कि आपका रिहर्सल टाइप का भी हो जाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली देखने को भी मिले। तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी प्रीवियस की जो एसएसटी की मैंने लगभग 22 वीडियो बनाई है दोस्तों, उनको भी जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को परीक्षा में डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है जैसे कि हमारे सामने कि सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणात्मक समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा परिलक्षित नहीं होगा। तो ये कौन सा विकल्प परिलक्षित नहीं होगा? अगर बालक की अवधारणात्मक समझ को विकसित किया जाता है तो बालक में कौन सा विकल्प परिलक्षित नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि अवधारणात्मक समझ को विकसित करने की बात की जा रही है, तो कौन सा विकल्प परिलक्षित नहीं होगा? यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने का विकास, सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा करने की क्षमता का विकास, रटने की क्षमता का विकास या नैतिक क्षमता का विकास। तो दोस्तों, कई बार आप लोगों को मैं ये बता चुका हूँ कि इस तरीके के पॉइंट पे आपको पहुंचना है कि जो पूर्ण रूप से नेगेटिव हो। तो रटने की क्षमता का विकास एक बिल्कुल ही क्या है, नेगेटिव विचार है, जो कि शिक्षण पद्धतियों में होता ही नहीं है आज की विशेष। तो रटने की क्षमता का विकास नहीं होगा। अगर हम उसकी अवधारणात्मक समझ को विकसित करने जा रहे हैं तो उसके अंदर रटने की क्षमता का विकास कभी भी नहीं हो सकता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है? कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस या वाद में यह निर्णय दिया है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन है गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, मिनरवा मिल्स केस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों कि संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था केशवानंद भारती केस में दोस्तों। अभी इतनी टाइम नहीं है कि इस पर डिस्कस किया जाए, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यह सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में स्पष्ट किया था दोस्तों। तो इसलिए इसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है? ये काफी बार पूछा जाता है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 43 संविधान संशोधन। तो याद रखेंगे दोस्तों, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जो जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में दोस्तों। याद रखेंगे 1976 ईस्वी में ये संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। और इसे ही लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भी सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्रवाई में प्रतिभाग कर सकता है? यानी कि संसद का, यानी कि लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी संसद की कार्रवाई में प्रतिभाग कौन आदमी कर सकता है? तो यहाँ पर है महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या सॉलिसिटर जनरल। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो महान्यायवादी होता है जो भारत का, ठीक है, वही आपका जो भारत का पहला विधि अधिकारी होता है दोस्तों। ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। याद रखेंगे, संसद की कार्रवाई में भाग कौन ले सकता है? तो महान्यायवादी भाग ले सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूजन करने वाले मिलेंगे। तो भारत का महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, यद्यपि उसे वोट देने का अधिकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो आदर्श पाठ योजना की विशेषता को कौन सा विकल्प प्रदर्शित करता है? उदाहरणों का प्रयोग, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन, भाषा की सरलता और उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, उदाहरणों का प्रयोग, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन और भाषा की सरलता, ये सभी आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? तो भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज की आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो याद रखेंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। इसकी बाजार व्यवस्था को भी आपने पढ़ा होगा। तो भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में हुआ था और भूमि की माप के आधार पर हुआ था दोस्तों ये, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, यानी कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, फाहियान जो आया था वो आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। और वुहेनसांग एक और आया था चीनी यात्री, तो हो से वुहेनसांग, हो से हर्षवर्धन। तो यहाँ पर वुहेनसांग नहीं पूछा गया है बल्कि फाहियान। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे दोस्तों। कई बार कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए इस तरीके से याद रखना कि हर्षवर्धन के टाइम पे तो वुहेनसांग आया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फाहियान आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है और इस बार भी पूछा गया था एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 का है दोस्तों, आरटीई 2009 में किसका प्रावधान नहीं किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध, बच्चों को रोजगार की गारंटी देना या प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आरटीई में जो अधिनियम में जो प्रावधान नहीं किया गया है वो है बच्चे की रोजगार की गारंटी देना। बच्चे की रोजगार की गारंटी नहीं दी गई है, इस चीज़ को एग्जैक्टली हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन साफ साफ लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वंचित सूचना प्राप्त कर सकता है? जैसा कि हम जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005 का है। और किस धारा के अंतर्गत वो सूचना प्राप्त कर सकता है? जो कि आप आरटीई लगाते हो, आरटीआई, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो आरटीआई जो लगाते हैं हम, तो किस धारा के तहत लगाते हैं? यहाँ पर है धारा 6(1), 7(1), 8(1) या 11(1). तो याद रखेंगे दोस्तों, 6(1) के यानी कि 6(1) के तहत हम क्या कर सकते हैं? सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त कर सकते हैं किसी भी मामले में, ठीक है। तो धारा 6(1) के अनुसार हम सूचना का अधिकार प्राप्त करते हैं दोस्तों, और संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और पूछा जाता है। तो डूरंड कप किस खेल से? यहाँ पर है हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या बैडमिंटन। तो याद रखना दोस्तों, जो डूरंड कप है वो फुटबॉल से संबंधित खेल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष प्रस्तावना के बाद कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो आपको पता है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, 1929 का वो अधिवेशन था, और 26 जनवरी 1930 को दोस्तों, 1930 को रावी नदी के तट पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और स्वाधीनता दिवस मनाया था, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया स्वतंत्रता दिवस पहली बार, ठीक है ना। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 के अधिवेशन में, क्योंकि अधिवेशन दिसंबर और जनवरी में होते थे। तो 1929 का तो दिसंबर हो गया और 1930 का आपका जनवरी हो गया। तो 30 जनवरी 1930 को दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत बार पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन होगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या पुष्यमित्र। तो याद रखेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ज्यादा बहस नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? तो राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है दोस्तों?
याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो याद रखेंगे दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद की बात हो रही है तो राज्य का सर्वा कौन होता है, पहला व्यक्ति, वो होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल की ही सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की क्या होती है, नियुक्ति होती है दोस्तों। ठीक है, तो केंद्रीय कैबिनेट जैसे राष्ट्रपति की सलाह पे होता है, वैसे राज्य मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के सलाह पर होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो जरूर आप लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव भी दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती याद रखेंगे दोस्तों, पूरा नाम है उनका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में दोस्तों, बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता था, यानी कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? यहाँ पर है भट्ट स्वामी, राजशेखर, विशाखदत्त या विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का नाम था, कौटिल्य भी था, तो कौटिल्य को किस अन्य नाम से जाना जाता था या चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त उनका मूल नाम था, ओरिजिनल नाम था, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था चाणक्य को या फिर कौटिल्य को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य दोस्तों, और इन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जो कि राजनीति पर आधारित थी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों आपको पता है। ठीक है, तो दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? यहाँ पर जैन स्थापत्य के लिए, बौद्ध स्थापत्य का, मुगल स्थापत्य का या सल्तनत स्थापत्य का? तो दिलवाड़ा का अगर जैन मंदिर है दोस्तों तो वो जैन साहित्य की स्थापत्य का ही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असम का प्राचीन नाम है। असम का प्राचीन नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है पावा, पिपलीवन, कामरूप या रामग्राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। असम का जो प्राचीन नाम है वो है आपका कामरूप दोस्तों। ठीक है, तो असम का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? कामरूप, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या संसद द्वारा? तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है और वो भी हटाया जाता है संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? महाभियोग। अब महाभियोग कौन लगाएगा उसके ऊपर? महाभियोग लगाएगा दोस्तों संसद। कौन लगाएगा? संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति को हटाने की। ठीक है, और राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा संसद द्वारा हटाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को भी अपने माइंड में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। उपभोक्ताओं का संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन है सन 1966 में, 86 में, 76 में या 96 में। तो याद रखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 1986 ईस्वी में। बहुत बार पूछा जाता है, और सी टेट, यू टेट या अन्य कोई भी टीईटी हो दोस्तों या फिर कोई भी परीक्षा हो, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद किसके तहत लगता है? यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं या फिर राष्ट्रपति शासन लगते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के लगते हैं। एक तो जब सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो उस समय लगता है, एक राज्यों में राज्यपाल शासन लगता है या राष्ट्रपति शासन लगता है, और एक वित्त आपात लगता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हो रही कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में किसके तहत लगता है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगता है राज्यों में? राष्ट्रपति शासन। 352 के तहत क्या होता है दोस्तों कि 352 के तहत जब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बन जाती है, ठीक है, तो उस समय 352 लगती है, और जब वित्त आपात होता है, वित्तीय इस आपातकाल लगता है, तो उस समय 360 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों। तो राज्यों में
राष्ट्रपति शासन लगेगा आपका अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों। इसे क्लियर अपने दिमाग में रख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछे जाते हैं अमूमन, और अगर इस तरीके के क्वेश्चन हम गलत करते हैं तो हमारे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन नंबर कम हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को अपने माइंड में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो औषधि से किसका संबंध नहीं है? भास्कराचार्य, सुश्रुत, धन्वंतरी या चरक। तो देखिए दोस्तों, सुश्रुत, धन्वंतरी और चरक ये वैद्य थे। क्या थे? वैद्य थे विभिन्न राजाओं के। लेकिन भास्कराचार्य जो थे वो एक गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक थे दोस्तों, ठीक है। तो भास्कराचार्य का संबंध औषधि से नहीं है। और सुश्रुत, धन्वंतरी और चरक क्या थे? वैद्य थे, यानी कि चिकित्सक थे उस समय के, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये क्वेश्चन में 25वां बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर है माउंटबेटन, सरदार पटेल, सी राजगोपालचारी या जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र की बात कर रहा है ये। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे दोस्तों वो थे सी राजगोपालचारी, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये हटे तो उसके बाद राष्ट्रपति का पद राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संभाला दोस्तों। तो सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और प्रथम भी यही थे समझो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? तो स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? तो रियासत का दर्जा जो खत्म होगा दोस्तों जब यहाँ पर क्या होगा, लोकतंत्र की स्थापना होगी, एक गणराज्य की स्थापना होगी। और गणराज्य बना था हमारा देश 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 को रियासत क्या हो गई थी भारत की? खत्म हो गई थी, रियासत का दर्जा भारत का खत्म हो गया था दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर अपने माइंड में रख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो सिपाही विद्रोह के ही कारण आपको पता है दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। और सिपाही विद्रोह किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण हुआ था? जहां अंग्रेजों ने अधिग्रहण किया था उसके बाद विद्रोह हुआ था सिपाहियों का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अवध, मैसूर, बंगाल या दिल्ली। तो याद रखेंगे दोस्तों, सिपाही विद्रोह हुआ था सबसे पहले अवध में, ठीक है। अवध में सिपाही विद्रोह हुआ था अंग्रेज अधिग्रहण के कारण दोस्तों। तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय, संस्कृत, फारसी, द्रविड़। अब आप लोग कह रहे होंगे दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता इस तरीके की तो हमने पढ़े ही नहीं है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी आपकी ये कह सकते हैं भाषा चित्रात्मक, भाषा चित्रात्मक, ठीक है, चित्रात्मक, चित्रात्मक दोस्तों, ठीक है। या फिर ब्रुस ब्रुस्ट्रोफेदन, फेदन, ब्रुस्टोफेदन थी यहाँ की लिपि को कहा जाता है। या भाव चित्रात्मक, या सॉरी भाषा नहीं, भाव चित्रात्मक भी कहा जाता है इसे। भाव चित्रात्मक लिपि थी इसकी। अब यहाँ पर आ गया भाव चित्रात्मक का मतलब जिसे पढ़ा नहीं गया है दोस्तों, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि हो जाएगी तो अवाचनीय हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? अवाचनीय, यानी कि जिसका वाचन नहीं किया जा सकता है। यद्यपि लिपि तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो अवाचनीय लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राचीन रोम कब गणराज्य हुआ? तो जो रोम के बारे में आपने काफी बार सुना होगा कि रोम गणराज्य कब बना था? 6ठी सदी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसवी या 2री सदी ईसवी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो प्राचीन रोम था वो गणराज्य बन गया था सबसे पहले। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व वो क्या हो गया था? गणराज्य हो गया था दोस्तों। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व प्राचीन रोम गणराज्य बन गया था दोस्तों, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? प्रथम तो आपको पता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन अंतिम मौर्य शासक कौन था? यहाँ पर ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, देववर्मन। तो याद रखना दोस्तों, अंतिम जो मौर्य शासक था वो था आपका देववर्मन। और इस देववर्मन को, इस बृहद्रथ जो कि देववर्मन का क्या था? सेनापति था, इसी बृहद्रथ ने देववर्मन को हराया था और एक नए वंश की स्थापना की थी।
आई होप पुष्यमित्र शुंग यानी कि शुंग वंश की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, तो बृहद्रथ ये कह सकते हैं हम कि देववर्मन अंतिम मौर्य शासक था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन थे भारत में? तो डलहौजी, हेस्टिंग्स, कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत में पहले जो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों। ठीक है, जो 1833 ईस्वी का एक्ट आया था उसमें भारत के वायसराय का नाम हटा करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, और वो बने थे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों, जिन्होंने कि सती प्रथा का अंत भी किया था 1928 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, कब? ठीक है, तो शक काल आपको पता है, शक संवत जो चलता है वो कनिष्क के टाइम से शुरू हुआ था। तो ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, या 82 ईस्वी में, या 88 ईस्वी में? तो याद रखेंगे दोस्तों, 78 ईस्वी में शक काल की शुरुआत हुई थी दोस्तों, इसे अपने दिमाग में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, यानी कि हड़प्पा के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? तो सोने का, चांदी का, कांस्य का, या लोहे का? तो हड़प्पा के लोग जो प्रयोग नहीं करना जानते थे दोस्तों वो लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। ये चीज़ आप लोग क्लियर रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर रखे। आशा करता हूँ कि ये यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, और आप इसी तरह के प्रश्नों का अपना अभी जो आने वाला जो पेपर होगा आपका अपकमिंग, उसके लिए तैयारी करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी अच्छी क्वेश्चनों की वीडियो मैं बना करके आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।